देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज मेरे साथ मौजूद हैं अटल समाज के एक फाउंडेशन के ज़िम्मेदार, एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता जो हमेशा सोशल मीडिया पे, कभी प्रिंट मीडिया में चर्चा में रहते हैं। हमारी आज उनसे भेंट हुई, मुलाकात हुई। बातों बातों में उन्होंने कहा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से, एक लोकशाही माध्यम से कुछ अपने मन की बात रखना चाहता हूँ। हम बोले ठीक है साहब, ये प्लेटफॉर्म सबके लिए है, खुला है, आप कुछ बात कर सकते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। ऐसी क्या बात है जो आप हमसे कह रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाह रहा हूँ कि आज राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, आज आप राज्य में तमाशा देखेंगे तो राज्य में ऐसा तमाशा हो चुका है कि आज संविधान को बाजू में रखकर बात की जा रही है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे महाराष्ट्र के राज ठाकरे साहब ने तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले ली है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सारी गोपनीय मालूमात जो है तो राज ठाकरे साहब को है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि राज ठाकरे साहब को इतनी मालूमात है कि यहाँ के परमिशन है नहीं है, इसके सैटेलाइट से फ़ोटो देख ले रहे, जो है तो बहुत सारे काम ऐसे बता रहे हैं वो कि जैसा पूरे महाराष्ट्र का पूरा चिट्ठा उनके हाथ में है। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन की ज़रूरत ही नहीं है जी, प्रशासन की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र की जो सत्ता है, जो कार्य करनी है, वो राज ठाकरे साहब के हाथ में दे देना चाहिए, क्योंकि उनको इतनी मालूमात है कि लीगल है, इलीगल है, सब उनको मालूमात है। और भाजपा के सपोर्ट में जो है तो राज ठाकरे साहब की दुकानदारी एकदम अच्छी चल रही है। तो मैं ये राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप इतने मोहताज हो गए हैं कि आपको राज ठाकरे साहब की जो है तो मदद लेना पड़ रही है कि क्या लीगल है और क्या इलीगल है। तो क्या इतना प्रशासन, जो राज्य का प्रशासन हो, केंद्र का प्रशासन हो, ये इसकी ज़रूरत नहीं रही। फिर सारा प्रशासन जो है तो राज ठाकरे साहब के हाथ में दे दो, जो सारे फैसले राज ठाकरे साहब कर रहे हैं कि इलीगल क्या है, अनइलीगल क्या है। सर, लेकिन जहाँ तक हमने मीडिया में देखा है तो वो उनका इशारा राज ठाकरे साहब का इलीगल जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो इलीगल है, तो वो तो इलीगल के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं ना, तो उसमें गलत क्या है? सर, इलीगल, मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ, ये काम तो प्रशासन का है ना। इलीगल है या नहीं है ये प्रशासन देखेगा। ये कौन, ये राज ठाकरे होता कौन है कि ये प्रशासन को बताएगा कि ये इलीगल है और अनइलीगल है? अरे इनका ना कोई आमदार है ना खासदार है, ये खुद मोहताज है, बीजेपी के मोहताज हो गए वे ये, और बीजेपी के इशारों पे नाच रही है। इनको क्या ज़रूरत है, क्या इलीगल है क्या इलीगल नहीं है बताने की ज़रूरत क्या है? सर, आने वाले समय में फिर आप जैसा बता रहे हैं, और रमज़ान का महीना भी चल रहा है, इस तरह के हालात बन के आ रहे हैं, तो आने वाले समय में महाराष्ट्र का राजनीति को कैसे देखते हैं आप? समीकरण कैसा रहेगा? देखिए, समीकरण, महाराष्ट्र का समीकरण ऐसा हो चुका है कि आज ये भाजपा सरकार जब से आई है, इसने राज्य में नहीं पूरे देश में जातिवाद को इतना बढ़ावा दे दिया है कि आज राजकारण को राजकारण नहीं देखा जा रहा है, राजकारण को एक समाज के नज़रिए से देखा जा रहा है। और जो है तो राजकारण अब जो है तो जातिवाद, धर्मों के नाम पे लड़ा जा रहा है। आज एक समाज भाजपा की बात करता है, एक समाज शिवसेना की बात करता है, एक समाज राष्ट्रवादी की बात करता है, एक समाज कांग्रेस की बात करता है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, हमारे देश में जी, हमारे देश के अंदर कांग्रेस ने जी 70 साल 75 साल जो है तो देश में उन्होंने देश को चलाया जी, और देश में उनका जो है तो वर्चस्व रहा। मगर 75 साल में ये चीज़ें देखने को नहीं मिली जो आज देखने को मोदी सरकार में, मोदी के राज में या भाजपा की सरकार में ये जो चीज़ें देखने को मिल रही है, वो 75 साल में कभी देखने को नहीं मिली। आज हिंदुस्तान में राजकारण ख़त्म हो चुका है, इसे जो है तो समाज में लड़ाने का काम किया जा रहा है और इसे समाज कारण कर दिया गया है। इसको राजकारण से हटाकर समाज कारण कर दिया गया है।
मैं यही आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये भाजपा सरकार देश के लिए हानिकारक है। सर अभी आपने 75 साल क्या कहा है, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। मैं समझता हूं कि 40-45 ये कुल मिला के कम ज़्यादा पकड़ लिए तो 50 साल कांग्रेस की मतलब युति सरकारें पूरे देश में रही छोड़ पकड़ के। जी। बाकी 25 साल में दूसरी सरकारें आई। नहीं, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि दूसरी सरकारें आई है जी। मैं ये बात से इसको मान्य करता हूँ, मगर जब से भाजपा सरकार केंद्र में जब से भाजपा सरकार बैठी है तब से जो है तो देश के हालात ख़राब हो चुके हैं। चाहे मुरादाबाद ले लो, चाहे यूपी ले लो, चाहे गुजरात ले लो, जहाँ से हिंदू और मुस्लिम को लड़ाया गया है, वहाँ से आप अगर भाजपा का राजकारण देखेंगे तो बिल्कुल जो है तो जातिवादी राजकारण किया गया है और देश के हालात, राज्य के हालात ख़राब किए गए हैं और जो है तो मुस्लिम और दलित को टारगेट किया जा रहा है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आपके मीडिया के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि आज मुसलमानों के ऊपर टारगेट किया जा रहा है। आने वाले वक्त में मैं आपके ये मीडिया के माध्यम से तमाम होश हवास को जहन में रखते हुए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आने वाला टारगेट इनका दलितों के ऊपर होगा और जो है तो मुस्लिम और दलित समाज के लोगों ने जागरूकता जल्दी से जल्द लाना चाहिए, वरना मुस्लिम और दलितों को ही टारगेट किया जा रहा है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये दो समाज को जब तक ये लोग बाजू में रखेंगे तो इस तरह से वो देश के ऊपर केंद्र के ऊपर अपनी सत्ता बनाने में ये कामयाब रहेंगे। तो मैं यही आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि दलित और मुस्लिम को एक जगह आना पड़ेगा, तभी हम ये भाजपा सरकार का कुछ तो कर सकते हैं। सर ऐसा आपने कहा है, हम भी मीडिया में देखते रहते हैं, मीडिया वाले भी हैं। देखिए एक ज़माने में भाजपा के 2 खासदार हुआ करते थे, आज वो सत्ता में है। अब सवाल ये है कि अब सब लोग बोलते हैं कि वो जातिवादी है, लड़ाने वाली है, सारी बातें। तो मेरा सवाल ये है व्यक्तिगत तौर से भी या जनता के बीच में सवाल घूमते रहता है, फिर जनता चुन के कैसे दे रही है? आज 2 खासदार से बहुमत में आ जाना, सरकार बनाना केंद्र के अंदर जोक नहीं है, मजाक नहीं है, फिर इनको जनता चुन के कैसे दे रही है जैसा आप आरोप लगा रहे हैं? देखिए, मैंने मेरा एक छोटा सा राजकारण उसके तहत मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देश में जब तक केंद्र सरकार को बदलना है तो सबसे पहले हमको ईवीएम को बदलना पड़ेगा। जी। आज ये मैं डायरेक्ट आरोप कर रहा हूँ, जी। ईवीएम के ऊपर ही ये सारा खेल रचा जा रहा है। राज्य में भाजपा को, कांग्रेस को दे दो, ये राज्य में राष्ट्रवादी को दे दो, इसी तरीके से इनका षड्यंत्र रचा गया हुआ है। आप बताइए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सारा मसला है ये ईवीएम के ज़रिए से इसे क्रिएट किया जा रहा है। जी। जब तक ईवीएम हटेगा नहीं, ये सरकार हटेंगी नहीं। और इन्होंने दूसरा मुद्दा इस तरीके से छेड़ा है कि इन्होंने जो है तो देश का जो राजकारण है जी, इसे जातिवाद में कन्वर्ट किया है। जी। इन्हें ये करने में इन्हें बहुत टाइम लगा है। जी। ये आज से इसके ऊपर मेहनत नहीं कर रहे थे। जी। ये देश आज़ाद हुआ, देश के आज़ादी के पहले भी इनके माफ़ी मांगने वाले नेताओं को तो तुम पहचानते हैं। जी। जैसे सावरकर ने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी, लेकिन आज उसके जो है तो बड़े बड़े भव्य जो है तो उसके स्मारक बनाए गए हैं देश के अंदर। और टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने देश के लिए, देश की आज़ादी की पहली लड़ाई की शुरुआत की, आज उसके नाम से उन्हें नफ़रत की नज़र से उन्हें देखा जाता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये भाजपा सरकार माफ़ी मांगने वालों के साथ में है, क्रांतिकारी वालों के साथ में नहीं है। आज टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने देश की क्रांति की आवाज़ उठाई थी, आज उनके नाम से जो है तो इनको नफ़रत है। और वो सावरकर जिसने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी, आज उसके पुतले लगाए गए हैं देश, राज्य में, देश में। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सरकार जो है तो विरोधी सरकार है और ये सरकार जो है तो जातिवादी वाली सरकार है और ये सरकार जो है तो जातिवाद करके जो है तो देश के ऊपर राज करना चाहती है। और मैं खुसूसन आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अगर 2024 में अगर इनको रोका नहीं गया तो ये दलितों के भी अधिकार ख़त्म कर देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, दलित और मुस्लिम के अधिकार ख़त्म कर देंगे। इनको जो भी सब्सिडीज़ है, जो भी फैसिलिटीज़ है, ये ख़त्म कर देंगे। मुसलमानों के भी फैसिलिटीज़ ख़त्म कर देंगे। और 2024 के बाद
मैं आपको ये भविष्यवाणी बताना चाहता हूँ कि इसके बाद मुझे ऐसा नहीं लगता है कि दलित और मुस्लिमों को जो है तो शायद ये वोट करने का भी अधिकार देंगे कि न देंगे। ये ऐसा मतलब ये हालत को देखते बोल रहे हैं कि ऐसा लगता है आपको? ऐसा बिल्कुल, हालात आज जो है तो हालात बहुत देश के हो, राज्य के हो, देश के हालात नाजुक हो चुके हैं जी। आज कोई भी समाज खुलकर सामने आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर कोई नेता कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, कांग्रेस का हो या राष्ट्रवादी का हो, आज ऐसा हो गया है कि राष्ट्रवादी का नेता अगर मुसलमानों के साथ में बोलता है तो वो हिंदुओं का दुश्मन, जी। कांग्रेस का नेता अगर मुसलमानों के हित में बोलता है तो वो हिंदुओं का दुश्मन। जी। तो आज भाजपा सरकार ने देश के राजकारण को समाजकारण कर दिया है। हाँ। आज अगर कोई हिंदू नेता मुस्लिम समाज के तरफ से अगर बात करेगा तो उसे जो है तो धर्म के खिलाफ में बात करने वाला नेता बताया जा रहा है जी। और अगर वो भाजपा की नहीं सुनता है तो उसके ऊपर ईडी लगाई जा रही है जी। हम तो सर्वसाधारण है भाई, हमारे पास तो हमको पर क्या लगाने का तो लगा लो। साहब एक सवाल ये है, अभी आपने मीडिया में देखा होगा कि राहुल गांधी जी को जो है तो जो कोर्ट का निर्णय आया है उसके आधार पर उन्हें पार्लियामेंटशिप से रद्द कर दिया गया। ये मैं मीडिया में पढ़ा हूँ। तो इस पूरे घटनाक्रम को और महाराष्ट्र की और देश की राजनीति से जुड़ के कैसा देखते हैं? एक राहुल गांधी का बाहर आ जाना एक घटना को लेके क्या कैसे देखते हैं आप? देखिए, हम देश के अमन परस्त लोग हैं, हम देश के अमन परस्त लोग हैं, क्योंकि हमने बाबरी के फैसले को भी मंजूर किया। जी। हमने जी बाबरी के फैसले को भी मंजूर किया। जी। आज जो राहुल गांधी के ऊपर जो जिस तरीके का जजमेंट आया है ये कानूनी जजमेंट है जी। संवैधानिक जजमेंट है जी। मगर मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि देश में से जो कानून का भरोसा है, जी। जो संविधान का भरोसा है, जो हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो संविधान के ऊपर हमारा भरोसा है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। ऐसा क्यों सर? वजह? उसकी वजह ये है कि अब पहली वजह तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि लोगों का विश्वास इसके ऊपर से कम इसलिए जा रहा है क्योंकि जो जजमेंट आना चाहिए जी। वो जजमेंट किसी के दबाव में सही जजमेंट नहीं आ रहे। जी। ये मैं नहीं, आप पूरी मीडिया खंगाल के देख लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अटल समाज सेवक नज़ीरुद्दीन फारूकी जो बात कर रहा है संविधान के दायरे में बात कर रहा है। और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मैं आज अगर कुछ बोलता हूँ तो मेरे के ऊपर 4 गुने दाखिल किए जाते हैं जी। कि आपने जो है तो धार्मिक भावनाओं को दुखित किया है, इसलिए आपके ऊपर गुना दाखिल किया जाता है। मैं नज़ीरुद्दीन फारूकी अगर एक विवादित बात करता हूँ जी। तो मेरे ऊपर कई तरीके के गुने दाखिल किए जाते हैं जी। और आज औरंगाबाद में जी। राजा सिंह आकर मुस्लिम समाज को गालियां देकर जाता है, मस्जिदों के ऊपर फतरे फेंके जाते हैं, जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं। ठीक है, आप राम भगवान को मानते हैं, हम हर धर्म को अधिकार है अपने अपने धर्म को फॉलो करें, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। मगर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम एक मुसलमान अगर कुछ बात करे तो वो देशद्रोही, और एक हिंदू आकर एक समाज को गालियाँ देकर जाए, विवादित बयान देकर जाए और पुलिस प्रशासन उसके ऊपर कोई गुना दाखिल नहीं करती है। ठीक है, उसके ऊपर जब मुस्लिम समाज ने दबाव डाला और उसके ऊपर पुलिस स्टेशन से रब्ता किया, कमिश्नर साहब से रब्ता किया, तो तब जाकर कहीं तो कुछ तो उसके ऊपर कोई गुना दाखिल किए। मैं लेकिन ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे विवादित लोगों को जी। जिससे शहर का वातावरण ख़राब होता है, राज्य का वातावरण ख़राब होता है, ऐसे लोगों को आप राज्य में एंट्री कैसे देते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले हमारी बहन मुस्कान जी, जब मुस्कान को औरंगाबाद में बुलाया जा रहा था तो तब औरंगाबाद के सीपी साहब ने यहाँ से आदेश दिया कि आप औरंगाबाद में नहीं आ सकती है, या आप जो है तो इधर महाराष्ट्र राज्य में नहीं आ सकती है, क्योंकि आपके आने से वातावरण ख़राब हो सकता, जी, राज्य का वातावरण ख़राब हो सकता है, शहर का वातावरण ख़राब हो सकता है। तो क्या ये राजा सिंह को रोका नहीं जा सकता था? क्या उसे एयरपोर्ट पे
एयरपोर्ट के ऊपर जो है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था या उसे एयरपोर्ट से वापस नहीं भेजा जा सकता। मगर मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि दंगे भड़काने वाली सरकार केंद्र में बैठी है। मेरा खुला आरोप है, ये जो है तो दंगे भड़काने वालों को सपोर्ट करती है, नहीं सपोर्ट करती तो आज इसे एंट्री किस तरह से दी गई। सर इसमें एक सवाल ये मेरे जहन में ये आ रहा है, देखिए जैसा आपने कहा है कि ये इस पे सरकार का पीछे हाथ है, ठीक है, लेकिन जहाँ तक हमें जानकारी मिली है कि जब सरकार अगर साथ में रहती थी तो पुलिस कमिश्नर की तरफ से इनको परमिशन मिल जाती थी। पुलिस कमिश्नर की तरफ से इनको परमिशन नहीं मिलना, इसका मतलब ये है कि महाराष्ट्र सरकार उनके साथ में नहीं थी, तो फिर कैसा मतलब कैसे उंगली उठा सकते हैं सरकार पर, पुलिस प्रशासन पर, जबकि इनकी परमिशन नहीं थी। देखिए एक बात बताना चाहता हूँ, आज भाजपा सरकार कौन सा आंदोलन परमिशन लेकर करती है। आज इम्तियाज़ जलील साहब ने एक रैली निकाली जी, उसके अंदर 1500 लोगों पर गुना दाखिल होता है। कितने लोगों पर? 1500 लोगों के ऊपर गुना दाखिल किया गया, उनको नोटिस दी गई जी, और भाजपा अपना आंदोलन करती है और शांतिपूर्वक किया इम्तियाज़ जलील साहब ने आंदोलन जी, एक दीपक जलाकर जो है तो आंदोलन किया, वो भी शांतिपूर्वक गए और शांतिपूर्वक आए। इस तरीके से इम्तियाज़ जलील साहब ने आंदोलन किया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनके आंदोलन के अंदर जो क्रांति चौक पर किया गया, जो गुलमंडी पर किया गया, उसके अंदर इन्होंने कई तोड़ फोड़ की, कई बैनर्स तोड़े गए कि विवादित जो है तो उसके अंदर नारे लगाए गए। हमारे पास तो कोई नारे भी नहीं लगाए गए थे, फिर भी हमारे पे 1500 गुने दाखिल, और इनके ऊपर जो है तो इनके 40 लोगों के ऊपर खाली गुना दाखिल किया गया। तो ये सरकार ये बताना चाह रही है कि सब हमारा है और हम जो है तो हमारे तरीके से आपको बात करेंगे। सर अब आपने मैंने कोई इन्फॉर्मेशन निकाला तो जैसा आपने 40 का बोले, लेकिन मैं आपकी थोड़ी गलतफहमी दूर कर दूँ कि 15 से 20 हज़ार लोगों पे गुना दर्ज हुआ है, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन। देखिए 15 से 20 हज़ार लोगों पर गुना दाखिल हुआ है तो प्रकाशित कहाँ हुआ है। हमारे भी जो है तो बोल रहे हैं कि आप 15,000 लोगों पे गुना दाखिल किया गया, उनको बाज़ाब्ता नोटिस बचाई गई जी, तो इनको कहाँ नोटिस बजाएगी। तो आप चाहते क्या है फिर, मतलब किस तरह से कार्रवाई? मेरा बोलना ये है कि कार्रवाई नहीं होगी देश में, आप कार्रवाई भूल जाइए, क्योंकि इनके लोग खुलेआम बोल रहे हैं कि मोदी औरंगज़ेब है, लेटेस्ट का औरंगज़ेब मोदी है, ऐसा बता रहे हैं। यानी हम तो इनके कुछ लोग बताते हैं और कुछ लोग भाषण देते हैं कि औरंगज़ेब जो है तो बहुत बेहतरीन आदमी था जी, और इनके कुछ लोग बताते हैं कि औरंगज़ेब क्रूरता बादशाह था जी। तो मेरा ये बोलना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि आप पहले समझो कि औरंगज़ेब की हिस्ट्री पढ़ो कि औरंगज़ेब किस तरीके का इंसान था। आज औरंगपुरा किसके नाम पर रखा गया है? औरंगपुरे का जो मंदिर है वो किसकी प्रॉपर्टी है? इसका सबूत है सर आपके पास, तारीख में कोई है सर पुरावा है? अरे सर पुरावा आप जाके देख लीजिए ना, औरंगज़ेब वो जो मंदिर है वहाँ पर पूरा हिस्ट्री है ना, वहाँ पर एक बोर्ड लगा है, वो ये दान किसने किया, ये किसने बनाया है। मैं क्या ज़बरदस्ती ना बोल रहा हूँ आपको। तो सर आखिरी में एक सवाल ये भी उठता है, हम देखते हैं मीडिया के माध्यम से कि औरंगज़ेब का नाम क्यों रखते नहीं मुसलमान के बच्चे, तो ऐसे आरोप लगते हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप एक मुस्लिम समाज कार्यकर्ता होने के नाते? मैं बोलता हूँ कि ये जो नेता जी, भाजपा के, सेना के, चंद्रकांत खैरे, प्रदीप जायसवाल, मैं खुला नाम लेकर बता रहा हूँ कि इन्हों जो है तो राजकारण घर में से करते जी, ये मार्केट में नहीं निकलते ना जी, इनको मुस्लिम समाज का जजमेंट ही नहीं मालूम जी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो लोग बोल रहे हैं कि अपने बच्चों का नाम औरंगज़ेब क्यों नहीं रखते, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको औरंगज़ेब से मिलना है तो आप जाइए कोर्ट में, एडवोकेट औरंगज़ेब है अभी औरंगाबाद में, जी, एडवोकेट औरंगज़ेब है। हम क्यों नहीं रखते हैं? अरे हम इसलिए नहीं रखते, अभी बहुत सारे पुरानी चीज़ों को आज हमारे बादशाह गुजरे जी, जो भी औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को हम मानते हैं जी, क्योंकि हम इसलिए मानते हैं कि वो हमारे इस्लामिक भाई है। जी, औरंगज़ेब
हम कोई मुग़ल ख़ानदान से नहीं है। जी हम औरंगज़ेब को इसलिए मानते हैं कि वो हमारा मुस्लिम भाई है, जी इसलिए हम औरंगज़ेब को फॉलो करते हैं। जी और हम जब उसकी कब्र हटाने की या उसको मिटाने की अगर बात आती है तो हम उसके भाई के नाते से सामने आएंगे। जी हमारा इस्लामिक भाई है, जी क्योंकि हमारा इस्लाम बताता है कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, और हमारे भाई की कब्र को कोई हटाने की बात करेगा तो ये भाई तो वहाँ खड़ेगा। साहब, मेरे भी कई हिंदू दोस्त हैं और वो कहते हैं, बहुत खुल के हमारी कभी कभी बातचीत भी होती है, वो कहते हैं कि देखिए औरंगज़ेब एक जालिम बादशाह था और उनके आदेश के बाद ही संभाजी महाराज का जो तो हत्या हुई, सारी बातें हुई। तो वो कहते हैं कि यह सब तारीख में पढ़ने के बाद, इतिहास में पढ़ने के बाद हमारा मन दुखता है। तो आप बताइए कि जिसके आदेश के बाद संभाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है, तो हम कहाँ से उस बादशाह को अच्छा कहें? वो सवाल दोहराते हैं, क्या कहेंगे सवाल पे आप? देखिए, ये जो सज़ा का जो मसला है, जी औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने जो संभाजी महाराज को जो सज़ा दी, जी और अंबादास दानवे ने कहा है कि उनका वध किया गया है। जी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अंबादास दानवे ने कहा है कि वो बादशाह ने उनका वध किया है। वध का क्या मीनिंग है सर? वध के मायने जो है तो कत्ल, अच्छा उनका कत्ल किया है। अच्छा तो मैं आपको और अंबादास दानवे साहब को, जो कट्टर शिव सैनिक है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि संभाजी महाराज को जो सज़ा दी गई है तो उसी तरीके की सज़ा उनके बच्चे को भी दी गई है। ये दोनों को सज़ा जो है तो ये सज़ा इसलिए दी गई थी कि आप जो है तो हुकूमत के ख़िलाफ़ गए थे, जी आपने हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, उस आवाज़ के तहत आपको सज़ा दी गई थी। उसमें उनका बेटा भी शामिल था। जो ये सज़ा दी गई है सिर्फ संभाजी महाराज को नहीं दी गई है, उनके बेटे को भी ये सज़ा दी गई है, और ये सज़ा दोनों पे लागू की गई है। आज अंबादास दानवे कह रहा है कि उनका वध किया गया है, तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि उनका वध नहीं किया गया। बाज़ाब्ता उनको जो है तो क़ैद की सज़ा सुनाई गई थी और उसी सज़ा में उनका इंतकाल हुआ। जी यही इतिहास है। सवाल आप देखिए साहब, ये तो इतिहास की बातें हैं। आप जितने इतिहास में चले जाएंगे तो हो सकता है उतने कड़वाहट फैले, क्योंकि बहुत से निर्णय ऐसे भी देखने में आते हैं कि जिससे खुला समझ में आता है कि कोई ना कोई समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। मेरा सवाल ये है कि अगर पुरानी बातों को, इतिहास को थोड़ा सा बाजू रख दिया जाए या इतिहास से कोई अच्छी अच्छी चीज़ें ले ली जाए और पुरानी बातों को भुला दिया जाए, तो हमारे महाराष्ट्र को, हमारे देश को हिंदू मुस्लिम एकता के साथ, भाईचारगी के साथ, आमद शांति के साथ, यहाँ की गंगा जमुना तहजीब को मजबूती के साथ हम आगे कैसे ले आ सकते हैं? इसके बारे में क्या क्या मशवरा देंगे आप? सरकार को कहिए, नेताओं को कहिए, क्या देंगे आप? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने मुझे बताया जी कि मेरे से उम्र में भी आप बड़े हैं, जी। और जैसे आपने मुझे गाइडलाइन किया है कि कांग्रेस सरकार ने जो है तो 50 साल तक जी जी हुकूमत की, जी जी बराबर है। जी तो मैं यही बताना चाहता हूँ देश के वासियों को और राज्य के वासियों को, हिंदू मुस्लिम सिख दलित ईसाई सभी से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ 2019 के बाद, जब से भाजपा सरकार केंद्र में आई, क्या हम पहले मस्जिद साथ में मिलकर नहीं बनाते थे? क्या हम पहले मंदिर साथ में मिलकर नहीं बनाते थे? पहले मैं एक देहात का रहने वाला एक बंदा हूँ, मैं खुद बताता हूँ आपको कि अगर एक मंदिर को बनाने की बात आती थी तो वहाँ पर मुस्लिम या हिंदू को नहीं देखा जाता था। वो धार्मिक स्थल बन रहा है, एक धर्म की इबादत गाह बन रही है, तो उसको बनाने के लिए, मदद के लिए सभी समाज के लोग आ जाते थे। तो ऐसा क्या हुआ 2019 के बाद कि जो मोदी सरकार आने के बाद जो है तो मस्जिद भी बुरी लगने लगी, मंदिर भी बुरे लगने लगे, अजानों से एलर्जी हो गई, भजनों से इख्तिलाफ पैदा हो गया, तो मस्जिदों और मंदिरों से कहीं दूसरी शैतान आवाज़ तो देने नहीं लगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मस्जिद में अजान देने वाला शैतान है या मंदिर में भजन गाने वाला शैतान है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मैं ये राज्य के और देश के लोगों से ये कहना चाहता हूँ
क्या वही अजान है और वही भजन है और वही मंदिर है और वही मस्जिद है? तो फिर ये इनकलाब और ये जो इंतशार फिर किस लिए पैदा हो गया है? मैं ये देश के और राज्य के लोगों से मैं इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या मैं वही नज़ीरुद्दीन फारूकी हूँ जो एक मंदिर की दीवार बनाने के लिए ईंटा बहाने के लिए मैं जाता था? नहीं तो आज मेरा सेवली का जाकर रिकॉर्ड आप देख लीजिए कि मैंने एक मंदिर के स्थापना के लिए, मंदिर बनाते समय उसकी मदद करने के लिए मैं गया। हमारे पास जो है तो एक भोलेश्वर मंदिर है जो अभी सेवली में बनाया गया है, तो उसके निर्माण में मैंने काम किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं उस गांव से बिलोंग करता हूँ कि उस गांव की मस्जिद बनाने के लिए तमाम हिंदू समाज ने जो है तो मदद की आकर, पत्थर उठाने में, मट्टी कलाने में। मैं आपको ये मेरे आंखों देखी बात बता रहा हूँ, ये वही देश के लोग हैं। फिर आज क्या हो गया है कि ये सरकार ने इतना जहर भर दिया है कि आज अजान से नफ़रत हो गई। अगर कोई किसी मंदिर में भजन बज रहा है तो वो लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुस्लिम समाज को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, एक हिंदू समाज को बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो ये क्यों? ये मेरा सवाल है। तरह से समाज सेवक, अटल समाज सेवक फाउंडेशन के संस्था के अध्यक्ष नज़ीरुद्दीन फारूक साहब ने बहुत सी बातें कही हैं। जब आखिरी में उनकी बात एंड हो रही थी तो यकीन मानिए मैं पत्रकार हूँ, मेरा दिल रो रहा था। मेरे आँख में अभी भी एक नम हो रही है मेरी आँखें। जैसे इन्होंने कहा कि मैं मंदिर बनाने गया था और हिंदू भाई ने मस्जिद को बनाया था, तो मैं जब कह रहे थे तो मेरे माइंड में वो मंज़र आ रहा था कि क्या प्यारा मंज़र होगा रहा होगा वो, कि हिंदू और मुसलमान मिल के जो है तो एक दूसरे की इबादत गाहें बना रहे हैं। क्या मंज़र रहा होगा वो, कितनी बड़ी बात है। जैसा इन्होंने कहा है कि जब मंदिर की स्थापना हो रही थी तो ईंटा उठाने में मेरा योगदान है, इतना बड़ा एक योगदान है। तो कहाँ गया? जैसा इन्होंने सवाल किया कि पहले भी वही भारत था, पहले भी वही मंदिर थी, पहले भी वही मस्जिद थी। बहुत बड़ी बात की है साहब। हम तो आए थे चंद चर्चा करने हालात के ऊपर, क्योंकि समाज सेवक है, चर्चा में रहते हैं, बहुत सी बात करते हैं। लेकिन साहब यकीन मानिए जो आखिरी के इनके जो एंडिंग के जो बोल हैं वो इनके दिल से निकल रहे थे। जब मेरे कानों में पड़ रहे थे मेरा दिल रो रहा था। मैं भी थोड़ी देर के हकचक रह गया था कि वाकई सही मैंने भी किताब में पढ़ा हूँ, मैंने अपने पूर्वजों से सुना हूँ और आपको चंद बातें देखा हूँ। क्या भारत था, क्या हमारा हिंदुस्तान था कि दिवाली ईद मिल के मनाया करते थे। और आज क्या हो गया है? आज क्या हो गया है कि होली का त्यौहार आता है तो मस्जिदों को ढाक दिया जाता है क्योंकि कोई कलर ना पड़े। ऐसा क्यों हो नहीं पाता भारत के अंदर कि होली का त्यौहार ज़रूर आता है लेकिन मस्जिद पे कोई कलर ना पड़े? ऐसा नहीं हो सकता। ये सवाल मेरा भी एक सवाल है तमाम 125 करोड़ की जनता से। ऐसा नहीं हो सकता कि हम इतना आदर करें कि मस्जिद पास से होली खेले जा रही है तो वहाँ रोक दिया जाए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस तरह से बता नहीं सकते हमारी हिंदू मुस्लिम एकता कि क्या सारी जवाबदारी सरकार की है, क्या सारी जवाबदारी नेताओं की है, क्या तुम्हारी मेरी हम सब की जवाबदारी नहीं है? तो देखिए बहुत बड़ा संदेश निकल के जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि अभी भी समय है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। हमारा देश 125 करोड़ आबादी वाला है और दुनिया का सबसे बड़ा खूबसूरत और ताकतवर देश है। तो उम्मीद करते हैं कि देखिए राजनीति ज़रूर कीजिए, इसमें कोई शक नहीं है। गलत को गलत कहिए, सही को सही कहिए, चाहे हिंदू है मुसलमान हो। जो देश के खिलाफ जाता है यकीन उसको फांसी दे दीजिए, चाहे कोई भी धर्म का हो। लेकिन याद रखिए मैं एक पत्रकार, मेरी व्यक्तिगत तौर से भी आप 125 करोड़ से विनती करना चाहता हूँ कि देखिए देश में जो अशांतता फैल रही है इसको रोक लीजिए। हमारा देश बहुत प्यारा है, बहुत ताकतवर है, बहुत सुंदर है। तो उम्मीद करते हैं सारी बातें तो आपके सामने हैं। अब क्या सही है और क्या गलत है ये जनता की अदालत में है और नेताओं के सामने है। लेकिन मैं भी एक भारतीय हूँ, मेरा भी कर्तव्य बनता है। मैंने भी इनके बहाने से आप तक की सदा लगाया हूँ, ये आवाज़ लगाया हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरी इस बात पर और इनकी बात पर ज़रूर विचार करेंगे कि कैसा हम अखंड भारत, मजबूत भारत बना सकते हैं।